नमस्कार छात्रों, तृतीय भाषा हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम तृतीय भाषा हिंदी के 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, आपके अनुक्रमणिका के अनुसार आपके पद्य हैं 6 और 11 गद्य हैं। 9वीं कक्षा में 6 पद्य हैं और 11 गद्य हैं। तो हम पहला पद्य के बारे में जानेंगे। आपको पाठ्यक्रम के अनुसार मैं बताते जाऊंगी कि पहला पद्य है जय जय भारत माता। जय जय भारत माता इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। आपका पहला कविता है जय जय भारत माता। जय जय भारत माता के कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। जैसे कि आप 8वीं कक्षा में देखे हैं तो आपको ज़्यादा कवि और लेखक नहीं थे। आपके जो पद्य और गद्य थे वह संपूर्ण संकलित थे। तो अब 9वीं कक्षा में ऐसा है कि एक पद्य को या एक कविता को कवि हैं और आपके जो गद्य हैं, जो पाठ हैं, उसके लेखक हैं। तो आपने 8वीं कक्षा में देखे तो वहाँ पर कवि और लेखक ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ पर पहला कविता है जय जय भारत माता। जय जय भारत माता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो आपका दूसरा पाठ यह है कि गुलाब सिंह। गुलाब सिंह यह कहानी है। आपके अनुक्रमण के अनुसार दूसरा पाठ है गुलाब सिंह। यह एक कहानी है और इसके लेखक हैं सुभद्र कुमारी चौहान। इसके लेखक सुभद्र कुमारी चौहान है। तो अगला जो पाठ है आपका 9वीं कक्षा में वह है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनकी जीवनी के बारे में आपको बताया गया है। इनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में आपको इस पाठ में बताया गया है। तो इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र। तो आपका अगला जो कविता है 9वीं कक्षा में उसका नाम है अनुशासन ही शासन है। यहाँ पर अनुशासन और शासन के बारे में बताया गया है। यह भी एक क्या है, कविता है। यह एक कविता है और इसके कवि हैं डॉक्टर रमेश मिलन। अनुशासन ही शासन है के कवि हैं डॉक्टर रमेश मिलन। तो अगला जो पाठ है वह है मौसी। जैसे कि हम सब के मौसी है वैसे ही इस पाठ में मौसी के बारे में बताया गया है। यह भी एक क्या है, कहानी है और इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी हमारे हिंदी के एक अद्भुत लेखक हैं। उन्होंने लिखा हुआ एक पाठ है मौसी। तो अगला पाठ जो है 9वीं कक्षा में उसका नाम है चिरापुंजी से आया हूँ। चिरापुंजी से आया हूँ यह एक यात्रा वृत्तांत है। चिरापुंजी के बारे में और मेघालय के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जिन छात्रों को चिरापुंजी के बारे में पता नहीं है और मेघालय के बारे में पता नहीं है, यह सब एक वृत्तांत यहाँ पर दिया गया है और इसके लेखक हैं प्रदीप पंत जी। प्रदीप पंत जी अपने यात्रा के अनुभव के बारे में इसमें बताए हैं। तो अगला आपका जो कविता है वह है पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ यह कविता भी कंठस्थ है और इसके जो कवि हैं उनका नाम है परशुराम शुक्ला जी। परशुराम शुक्ला जी इस कविता में पर्यावरण के बारे में बताए हैं। इस पर्यावरण में जो कुछ भी आज हानि है, लाभ है, उसके बारे में इन्होंने एक सुंदर कविता के रूप में बताया है और यह कविता भी आपको कंठस्थ है। और अगला जो पाठ है, अगला जो गद्य है उसका नाम है भीम और राक्षस। भीम और राक्षस यह एक एकांकी है। यहाँ पर हम एकांकी का मतलब आप जानते हो, 8वीं कक्षा में आपको बताया है। एकांकी एक अंक का जो नाटक रहता है उसे हम क्या कहते हैं,
एकांकी कहते हैं। इस एकांकी के जो लेखक हैं उनका नाम है विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी भी हमारे हिंदी साहित्य में एक अद्भुत लेखक हैं। इन्होंने इस नाटक में भीम और राक्षस के बारे में बताया है। इस जो नाटक है इसमें भीम ने बकासुर का वध किया था। इसका संपूर्ण नाटक यहाँ पर दिया गया है और ये जो 8 आपको पद्य और गद्य हैं यह आपके कितने अर्धवार्षिक परीक्षा तक जो आते हैं उतने हैं। उसके आगे के जो हैं उसके आगे का जो 9वां पाठ है उसका नाम है नफ़े के चक्कर में। नफ़े के चक्कर में, नफ़े के चक्कर मतलब हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नफ़े के चक्कर में पड़ते हैं। नफ़े के जो जितना भी हमें मिलता है उससे ज़्यादा हम पा सकते हैं या पाने की आशा कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसका है लोक कथा। यह एक क्या है, लोक कथा है। इसके कोई लेखक नहीं है। यह एक संकलित पाठ है और उसके आगे का जो कविता है उसका नाम है चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है, यह भी एक कविता है और यह कविता भी कंठस्थ है। और इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। शिवमंगल सुमन जी यहाँ पर चलना हमारा काम है में बताया गया है जीवन में जो कुछ भी कष्ट है या सुख है हम आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कहते हुए कहा है कि चलना हमारा काम है। तो इसके आगे का जो पाठ है यह है खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेलो कूदो स्वस्थ रहो एक निबंध है। यह भी क्या है, संकलित है। खेलो कूदो जो खेल का महत्व निबंध पढ़ सकता है, खेलों के बारे में यहाँ पर बताया गया है और यह भी क्या है, संकलित है। और इसके आगे का जो पाठ है यह है सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। यह भी क्या है, एक कहानी है। सड़क के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर सड़क सुरक्षित है तो हम सब क्या है, सुरक्षित हैं, इसके बारे में बताया है और यह भी क्या है, संकलित है बच्चों। और अगला जो कविता है यह है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना यह 13वां कविता है और इसके जो कवि हैं ये हैं साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि अगर एक से एक जो मिलता है वह पर्वत भी बन सकता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि साथी मिलकर ही क्या करते हैं, हम हाथ बढ़ाते हैं। सब साथी मिलकर हाथ बढ़ाए तो जो भी काम है वह मुश्किल काम आसान हो सकता है। इसके बारे में यहाँ पर साहिर जी बताया है। तो अगला जो पाठ है वह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा भी क्या है, एक लेख है। यहाँ पर सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का मतलब है सौर शक्ति। सौर शक्ति हम क्या कहते हैं, सोलार कहते हैं। इसके बारे में आपको बताया गया है। सोलार का मतलब, सौर ऊर्जा का मतलब क्या है, सौर ऊर्जा से क्या उपयोग हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया है और यह पाठ भी क्या है, संकलित है। और उसके आगे जो पाठ आता है 15वां, वह पाठ है वीरांगन चन्नम्मा। वीरांगन चन्नम्मा यह क्या है, व्यक्ति परिचय है। यह भी संकलित है, इसके कोई लेखक नहीं है। यहाँ पर चन्नम्मा के बारे में बताया गया है। चन्नम्मा जी, कित्तूर चन्नम्मा के बारे में आप सबको पता है। उसके बारे में उनका जन्म, उनके जो जीवन चरित्र है उसके बारे में यहाँ पर बताया दिया है। और उसके आगे का जो पाठ है 16वां पाठ है वह है पूर्वाक्षर के पूर्वग्रह। पूर्वाक्षर के पूर्वग्रह यह एक व्यंग्य रचना है, यह एक हास्य रचना है। इसमें PS रामानुजम जो लेखक हैं उनका नाम है पूर्वाक्षर के पूर्वग्रह। इस लेखक के, इस पाठ के लेखक हैं PS रामानुजम। लेखक जी ने यहाँ पर पूर्वाक्षर के बारे में बताया गया है। जब हम नाम छोटे करते हैं, जो भी गांव
लंबे रहते हैं उन गाँवों को हम क्या करते हैं, छोटे नाम से बुलाते हैं। उसके बारे में हास्य के रूप में यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पूर्वाक्षर के पूर्व ग्रह में क्या क्या हो सकता है। जो कुछ भी गांव है हम उसे छोटे अक्षर में बताते हैं या छोटे अक्षर में कहते हैं। उसके बारे में यहाँ पर PS रामानुजम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से व्यंग्य रचना की है, उसके बारे में है। और जो अंतिम पद्य है 9वीं कक्षा में वह है दोहे। आप तो 8वीं कक्षा में देखे हैं, जैसे कि कबीर दोहे 8वीं कक्षा में है और रहीम के दोहे 9वीं कक्षा में है और तुलसी के दोहे जो दोहे हैं वो 10वीं कक्षा में है। यहाँ पर रहीम के दोहे मध्यकालीन कविता है। जो मध्यकालीन कविता यहाँ पर दिए गए हैं, रहीम जी इस दोहे में बहुत सुंदर से वर्णन किए हैं कि दोहे में क्या क्या दिया है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। यह जो कुल 17 पद्य और गद्य मिलकर 17 पाठ आपको 9वीं कक्षा में दिए गए हैं। यहाँ पर छात्रों देखिए, आपके अनुक्रमणिका के अनुसार 17 पाठ हैं कुल मिलाकर, उसमें 6 जो है वह कविता है और 11 जो है वह पाठ है। ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 9ನೇ ವರ್ಗದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 17 ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದರೊಳಗೆ 6 ಪದ್ಯ 11 ಗದ್ಯ, 6 ಪದ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪದ್ಯ ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕವಿತೆ ಇದೆ, ಇದರ ಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ। ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಇದೆ, ಅದು ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ, ಇದರ ಲೇಖಕರು ಸುಭದ್ರ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್। ನೀವು 8ನೇ ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು 8ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಹಾಗೂ ಕವಿತೆಗಳು ಸಂಕಲಿತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು। ಆದರೆ 9ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕವಿತೆಗೆ ಕವಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಇದ್ದಾರೆ। ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ। 3ನೇ ಪಾಠ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಅವರ ಜನನ, ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ 4ನೆಯ ಕವಿತೆ ಅನುಶಾಸನ್ ಹಿ ಶಾಸನ ಇದೆ, ಇದರ ಕವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಿಲನ್। ಈ ಪದ್ಯದ ಕವಿ ಅನುಶಾಸನ್ ಹಿ ಶಾಸನ, ಈ ಪದ್ಯದ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಮಿಲನ್ ಅವರು ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಿಮ್ಮ 5ನೆಯ ಪಾಠ ಮೌಸಿ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಕ್ಕ ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಮೌಸಿ। ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿಯವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೇಖಕರು ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿಯವರಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಚನೆಯು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಸರಳ ಕತೆ ಮೌಸಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ 5ನೆಯ ಪಾಠ। ಹಾಗೂ 6ನೆಯ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಸೆ ಆಯಾ ಹೂಂ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಹಾಗೂ ಮೇಘಾಲಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಯಾತ್ರಾ ವೃತ್ತಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 6ನೆಯ ಪಾಠವಾಗಿದೆ। ಇನ್ನು 7ನೆಯ ಪದ್ಯ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವ್, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲಾಜಿಯವರು ಬಹಳ ಸರಳ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲಾಜಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಾವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 8ನೆಯ ಪಾಠ ಭೀಮ್ ಔರ್ ರಾಕ್ಷಸ್, ನಿಮ್ಮ 9ನೇ ವರ್ಗದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಸಾರ 8ನೆಯ ಪಾಠ ಭೀಮ್ ಔರ್ ರಾಕ್ಷಸ್ ಅಂತ ಇದೆ। ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಏಕಾಂಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 1 ಅಂಕಣದ ನಾಟಕ। ಇದರ ಲೇಖಕರು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭೀಮ್
ಹಾಗೂ ಬಕಾಸುರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ 9ನೆಯ ಪಾಠ ನಫೆ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ. ನಫೆ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ ಇದೊಂದು ಲೋಕಕಥೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಸೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಕಥೆ ಸಂಕಲಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ 10ನೆಯ ಪದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಚಲ್ನಾ ಹಮಾರ ಕಾಮ್ ಹೇ. ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬೈಪಾಟಿದೆ, ಕಂಠಸ್ಥವಿದೆ. ಇದರ ಕವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಮಂಗಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಮನ್ ಅವರು. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ 11ನೆಯ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಕೂದೋ ಸ್ವಸ್ಥ ರಹೋ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಿಬಂಧದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಂಕಲಿತ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಟಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಾಂಗಣ ಆಟ, ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟ, ಆಟದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಕಸರತ್ತು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಬಂಧ ಕೂಡ ಬೀಳಬಹುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖೇಲೋಂ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಎಂಬ ನಿಬಂಧ ಕೂಡ ಬೀಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಸಂಕಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ 12ನೆಯ ಪಾಠ ಸಡಕ್ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಸಬ್ಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಡಕ್ ಕಿ ರಕ್ಷಾ, ಸಡಕ್ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ರಕ್ಷೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸುರಕ್ಷೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ 13ನೆಯ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಸಾತಿ ಹಾತ್ ಬಡಾನ. ಇಲ್ಲಿ 13ನೇ ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು ಸಾತಿ ಹಾತ್ ಬಡಾನ. ಇದು ಒಂದು ಕವಿತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಕವಿ ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನ್ವಿ. ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾತಿ ಹಾತ್ ಬಡಾನ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 14ನೆಯ ಪಾಠ ಬಂದು ಸೌರ್ ಊರ್ಜಾ. ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಇದೆ. ಸೌರ ಊರ್ಜಾ, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ 15ನೆಯ ಪಾಠ ವೀರಾಂಗನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ 16ನೆಯ ಪಾಠ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ. ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ 9ನೆಯ ಪಾಠ, 9ನೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಾನುಸಾರ 16ನೆಯ ಪಾಠ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ PS ರಾಮಾನುಜಂ ಅವರು ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು. ಇವರು ಏನು ಪೂರ್ವಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊರುಗಳ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪದ್ಯ, 9ನೇ ವರ್ಗದ ಅಂತಿಮ ಪದ್ಯ ರಹೀಂ ಕೆ ದೋಹೆ. ಈ ದೋಹೆ ನೀವು 8ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೋಹೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ದೋಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವವಿದೆ. 8ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೋಹೆಯನ್ನು ಕಬೀರ್ ಕೆ ದೋಹೆ ಎನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕವಿತೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಕಾಲೀನ ಕವಿಗಳು ಕಬೀರ್, ರಹೀಂ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿದಾಸ್. ನಿಮ್ಮ 8ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ಕೆ ದೋಹೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ. 9ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಹೀಂ ಕೆ ದೋಹೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಕೆ ದೋಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೋಹೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ 9ನೇ ವರ್ಗದ ಅಂತಿಮ ಕವಿತೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 17 ಪಾಠಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಪದ್ಯ ಹಾಗೂ 11 ಗದ್ಯ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕವಿತೆ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ನಿಮ್ಮ 9ನೇ ವರ್ಗದ ಕವಿತೆ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ माता. इधर कवि मैथिली शरण गुप्त. आपका पहला कविता है 9वीं कक्षा का जय जय भारत माता. इस जय जय भारत माता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्ता जी. मैथिली शरण गुप्ता जी हमारे राष्ट्र कवि हैं.
मैथिली शरण गुप्ता जी हमारे राष्ट्र कवि है। बच्चों, छात्रों, हमारे राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्ता जी। मैथिली शरण गुप्ता जी यहाँ पर जय जय भारत माता में भारत माता का गुणगान करते हुए हम सबको भारत माता की विशेषता के बारे में इस कविता में बताया है। तो इनका जन्म कब हुआ, इनके जो प्रमुख रचना हैं और इनका देहांत कब हुआ, हम कवि परिचय में जानेंगे। छात्रों, आपको 8वीं कक्षा में ज़्यादा कवि परिचय और ज़्यादा लेखक परिचय नहीं था, तो अब 9वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवि परिचय और लेखक परिचय दिए हैं। तो आपको कवि परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। एक कविता के बारे में पढ़ते हैं तो उसके कवि रहते हैं और कवि अपने अनुभव को और इस कविता की विशेषता को यहाँ पर बताते हैं। तो इस कविता में मैथिली शरण गुप्ता जी भारत माता जो हमारी जननी है, हमारी जन्मभूमि है, इसके बारे में सुंदर वर्णन यहाँ पर किए हैं। तो हम पहले कवि परिचय देखेंगे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ 9ನೇ ವರ್ಗದ ಮೊದಲನೇ ಕವಿತೆ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ. ಈ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ, ಈ ಪದ್ಯದ ಭಾಗದ ಕವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಜಿ. ನಮ್ಮ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವರ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता जी का जन्म 1886 में झांसी जिले उत्तर प्रदेश के चिरगांव नामक एक छोटे से गांव में हुआ. इनके पिता श्री सेठ रामचरण भी ब्रजभाषा के कवि थे और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके साहित्यिक गुरु थे. अपने प्रबंध काव्य तथा खंड काव्य की रचना की थे. खड़ी बोली के विकास में गुप्ता जी का योगदान अनन्यतम है. साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली थी. साकेत महाकाव्य पर गंगा प्रसाद पारितोषिक भी इनको मिला था. ये राज्यसभा के माननीय सदस्य भी रहे. पंचवटी, जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, अनग, नहुष आदि इनके महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं. इनकी भाषा सरल सरस और इनकी जो शैली है वह रोचक है. 9वीं कक्षा के छात्रों, अगर आपके पास 9वीं कक्षा का पुस्तक रहे तो आप इस पुस्तक को लेकर बैठ सकते हैं और यहाँ पर पुस्तक में आपको कवि परिचय दिया गया है, इस पर आप जोर डाल सकते हैं. तो हम आज कवि परिचय के बारे में जानेंगे. राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता जी, इनका जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था. हमारे कवि का जन्म 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के छोटे से गांव चिरगांव में इनका जन्म हुआ था. इनके पिताजी का नाम था श्री सेठ रामचरण. मैथिली शरण गुप्ता जी के पिता का नाम था श्री सेठ रामचरण. यह भी ब्रजभाषा, अनेक भाषा के कवि थे. इनके पिताजी भी एक अत्युत्तम कवि थे. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके साहित्यिक गुरु थे. मैथिली शरण गुप्ता जी, इनके पिता का नाम था श्री सेठ रामचरण. यह भी एक ब्रजभाषा कवि थे और मैथिली शरण गुप्ता जी के जो गुरु थे, साहित्यिक गुरु, उनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮ 1886 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಝಾನ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಚಿರಗಾಂವ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು. ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಸೇಠ್ ರಾಮಚರಣ್. ಇವರು ಕೂಡ ಬ್ರಜಭಾಷಾ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಭಾಷೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಜಿ ಇವರ ಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾವೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಹಾವೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಇವರಿಂದ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು, ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬಂಧ ಕಾವ್ಯ ತಥಾ ಖಂಡ ಕಾವ್ಯ की रचना भी इन्होंने की है. ಇವರು ಪ್ರಬಂಧ ಹಾಗೂ ಖಂಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬಂಧ ಹಾಗೂ ಖಂಡ ಕಾವ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. खड़ी बोली के विकास में गुप्ता जी का योगदान अनन्यतम है. खड़ी बोली का मतलब हम हिंदी को ही पहले खड़ी बोली कहते थे. इस खड़ी बोली में इनका जो योगदान है यह बहुत महत्वपूर्ण है. खड़ी बोली के विकास में गुप्ता जी का जो योगदान है यह महत्वपूर्ण है. साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 में इन्हें पद्म भूषण की ಪ್ರಶಸ್ತಿ मिली है. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ 1961ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಡಿ ಬೋಲಿ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮೊದಲು ಖಡಿ ಬೋಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಖಡಿ ಬೋಲಿ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಯೋಗದಾನ ಇತ್ತು. ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 1961ರಲ್ಲಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾವ್ಯ, ಇವರ ರಚನೆ, ಇವರ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಇವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. साकेत महाकाव्य पर इनको गंगा प्रसाद पारितोषिक भी मिला है. जो इन्होंने लिखा है महाकाव्य उसका नाम है साकेत. इस साकेत महाकाव्य के लिए इनको गंगा प्रसाद पारितोषिक भी मिला था. इವರು ಬರೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದರ ಹೆಸರು ಸಾಕೇತ್. ಈ ಸಾಕೇತ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತಾಜಿ ಕಾವ್ಯಗಳ, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ, ಪ್ರಬಂಧಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲದ್ದು ಕೂಡ ಇವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. अभी इनके प्रमुख रचनाएं पर ध्यान दिया गए तो इनके महत्वपूर्ण कृतियां हैं. इनके महत्वपूर्ण जो रचना है वह है पंचवटी, जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, अनग, नहुष आदि इनके महत्वपूर्ण कृतियां हैं. इनके महत्वपूर्ण कृतियां है पंचवटी, जयद्रथ, रंग में भंग, भारत भारती. जो है इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं. विद्यार्थियों, आपको अगर परीक्षा में प्रश्न पड़ेगा तो मैथिली शरण गुप्ता जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, या मैथिली शरण गुप्ता जी के पिताजी का नाम, मैथिली शरण गुप्ता जी के प्रमुख रचनाएं लिखिए अथवा मैथिली शरण गुप्ता जी के प्रमुख कृतियाँ लिखिए. यह जो प्रश्न है आपको परीक्षा में 1 या 2 अंक के लिए ज़रूर पढ़ेंगे. तो इनके प्रमुख रचना अगर 2 या 3 लिखे तो आपको 1 से 2 अंक ज़रूर परीक्षा में मिल सकते हैं. तो इनके प्रमुख रचना है. विद्यार्थियों, छात्राओं, आप याद रखिए इनके प्रमुख कृतियां हैं पंचवटी, जयद्रथ वध या रंग में भंग, भारत भारती. किन्हीं 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रचनाएं लिखे तो आपको 1 अंक परीक्षा में ज़रूर पढ़ सकता है. तो यह है इनके प्रमुख रचनाएं. और अंतिम में इनका जो देहांत हुआ वह इनका मरण 1964 में इनका देहांत हुआ. हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता जी इनका देहांत 1964 को हुआ था. यह जो है यह मैथिली शरण गुप्ता जी इनका कवि परिचय है. विद्यार्थियों, एक कविता के कवि परिचय को जानना बहुत ज़रूरी है. यह हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता जी का कवि परिचय है. इनका जन्म, इनकी प्रमुख कृतियाँ, इनके मरण, यह सब यहाँ पर आपको दिया गया है. और 1 या 2 अंक के लिए यह प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर पड़ेगा. और यह जो है यह इनका कवि
परिचय है। तो हम यहाँ पर आज जय जय भारत माता इस कविता के बारे में जानेंगे। तो जय जय भारत माता इस कविता के कवि आप याद रखिए, इस कविता के कवि हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। कविता का आशय और इस कविता के बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे। तो आज सिर्फ आप इतना याद रखें कि मैथिली शरण गुप्ता जी हमारे राष्ट्र कवि हैं और इनका परिचय, इनका जनन, इनकी प्रमुख कृतियाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं और इनका देहांत, इतना याद रखकर आप कवि परिचय 2 बार होमवर्क लिखिए। धन्यवाद।